जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसने युद्ध छोड़कर शांति को चुना, नैतिकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। लेकिन उसकी मौत के सिर्फ 50 साल के अंदर ही उसका वो महान साम्राज्य बिखर गया। जी। आज हम सम्राट अशोक की कहानी के पन्नों को पलट रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका ये महान प्रयोग, जिसे हम धम्म कहते हैं, वो एक शानदार विफलता में क्यों बदल गया। हमारे पास अशोक के शिलालेख हैं, कुछ अकादमिक शोध हैं, और हमारा मकसद इस पहेली को सुलझाना है। और ये पहेली वाकई बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य से, जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में रखी थी। अच्छा। ये भारत के इतिहास का वो दौर था जब पहली बार एक तरह की राजनीतिक एकता दिखाई दी। राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ताकत तो राजा के हाथ में थी, पर वो निरंकुश नहीं था। मतलब अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। बिल्कुल, एक सिस्टम था, एक ढांचा था, और इसी मजबूत बुनियाद पर अशोक ने अपनी एक अनोखी इमारत खड़ी करने की कोशिश की। इसी अनोखी कोशिश को समझने के लिए हमारे स्रोत शासकों को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। पहली श्रेणी तो सीधी सादी है, वो राजा जो जोर जबरदस्ती, हिंसा, युद्ध से राज करते हैं। हाँ, जिनका मकसद सिर्फ जीतना और लोगों को गुलाम बनाना होता है। बिल्कुल। इतिहास ऐसे शासकों से भरा पड़ा है। दूसरी श्रेणी थोड़ी चालाक है। ये वो शासक हैं जो अपने साम्राज्य को विजय और समझौतों से फैलाते हैं। अच्छा। वो जनता को बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान ये सब तो दे देते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ अपना दबदबा बनाए रखना होता है। लोगों का नैतिक विकास हो रहा है या नहीं, इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर आती है तीसरी, सबसे दुर्लभ श्रेणी। ये वो शासक हैं जो न हिंसा से राज करना चाहते हैं, न सिर्फ दबदबे से। वो प्रेम, करुणा और दोस्ती से शासन करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी प्रजा के लिए एक साझा नैतिक जमीन तलाशते हैं। और हमारे स्रोत कहते हैं कि सम्राट अशोक शायद दुनिया में इस तीसरी तरह के पहले शासक थे। ये एक बहुत बड़ा दावा है, और इसी दावे ने अशोक को इतिहास में अमर बना दिया। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश की जो तलवार की ताकत पर नहीं, बल्कि नैतिक अधिकार पर टिका हो। अशोक को अपने पिता बिंदुसार से एक बहुत बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला था। वो चाहते तो वो दूसरी श्रेणी के शासक बनकर आराम से राज कर सकते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध, इसके बारे में हम सबने पढ़ा है, लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि क्या वाकई एक युद्ध किसी सम्राट की पूरी सोच बदल सकता है, या फिर एक राजनीतिक जरूरत भी थी? बिल्कुल सही सवाल है। इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर चलाना शायद मुमकिन ही नहीं था। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। कलिंग में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने यकीनन अशोक पर बहुत गहरा असर डाला। लेकिन ये सिर्फ भावनाओं में लिया गया फैसला नहीं था। अच्छा। ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी थी। अशोक समझ गए थे कि साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए एक मजबूत गोंद की जरूरत है। उन्होंने अपनी नीति को दिग्विजय यानी सैन्य विजय से बदलकर धम्म विजय कर दिया। धम्म विजय यानी धम्म के जरिए विजय। बिल्कुल। पर यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। धम्म विजय का ये मतलब तो नहीं था कि उन्होंने सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया था। ऐसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही बारीक बदलाव था। इसका मतलब था कि अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल वो आखिरी विकल्प होगा, पहला नहीं। अच्छा। असली ताकत नैतिक नेतृत्व से आएगी। अशोक को यह एहसास हो गया था कि इतने बड़े साम्राज्य को एक साझा नैतिक धागे से ही पिरोया जा सकता है, और वो धागा था धम्म। ये धम्म शब्द हम बार बार सुनते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसे बौद्ध धर्म से जोड़ देते हैं। आपके स्रोत इसे काफी अलग तरीके से देखते हैं, है ना? हाँ, और ये समझना सबसे जरूरी है, अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था। कोई धर्म नहीं था? जी नहीं। धम्म को आप एक तरह का यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट समझिए, एक गाइड बुक कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए। अशोक की कोशिश थी कि पूरे साम्राज्य के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जाए। वाह, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, जो हर धर्म, जाति और संस्कृति से ऊपर उठकर सबको एक साथ लाए। इसे शील सदाचार भी कहा गया, यानी जीवन जीने का एक सही और सरल तरीका। और कमाल की बात यह है कि अशोक ने सब बातें सिर्फ अपने सलाहकारों से नहीं कही, उन्होंने पत्थर पर खुदवाकर सीधे अपनी जनता तक पहुंचाई। जी। ये तो उस जमाने का सोशल मीडिया था। एक राजा का अपनी प्रजा से ये सीधा संवाद, ये अपने आप में क्रांति रही होगी। यकीनन। और इन शिलालेखों से हमें धम्म के असली मतलब का पता चलता है।
जैसे पहले शिलालेख में ही वो पशु बलि और बड़े बड़े उत्सवों पर रोक लगाने की बात करते हैं, जहां बेवजह हिंसा और बर्बादी होती थी। मतलब समाज में एक तरह का संयम लाने की कोशिश। बिल्कुल। दूसरा शिलालेख तो और भी आगे की बात करता है। इसमें वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं की बात करते हैं। हाँ। इसे तो हम आज की भाषा में मेडिसिन डिप्लोमेसी कह सकते हैं। और इसी में वो दक्षिण के चोल और पांड्य जैसे राज्यों का जिक्र भी करते हैं। जी, जहां उन्होंने ये सुविधाएं भेजी। ये दिखाता है कि वो अपने पड़ोसियों से भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे। सही बात है। और फिर आता है चौथा शिलालेख, जो उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। इसमें वो कहते हैं कि अब भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज, उसकी जगह धम्म घोष यानी शांति की आवाज सुनाई देगी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सुंदर नारा नहीं था, ये उनकी पूरी विदेश और गृह नीति का आधार था। लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी बातों को जमीन पर उतारने के लिए एक सिस्टम भी तो चाहिए होता है। क्या अशोक ने ऐसा कोई इंतजाम किया था? किया था, और वो बहुत ही आधुनिक था। 5वें शिलालेख में वो धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारियों की नियुक्ति की बात करते हैं। धम्म महामात्र? हाँ, एक तरह से ये एथिक्स एंड वेलफेयर ऑफिसर थे। अच्छा। जिनका काम ये देखना था कि साम्राज्य में सब कुछ नैतिक कोड के हिसाब से चल रहा है या नहीं, और लोगों का भला हो रहा है या नहीं। जनता के कल्याण के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। 7वें स्तंभ शिलालेख में मिलता है कि उन्होंने हर 800 मीटर पर कुएं खुदवाए और आम के बाग लगवाए। हाँ, ताकि यात्रियों और जानवरों को आराम मिल सके। ये तो आज के जमाने के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी है वो है 12वां शिलालेख। हाँ, ये तो मेरा भी पसंदीदा है। इसमें अशोक सभी धर्मों और संप्रदायों का आदर करने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि किसी को भी सिर्फ अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये बात कितनी ज्यादा जरूरी लगती है। एक और दिलचस्प बात है, इन शिलालेखों में अशोक ज्यादातर खुद को देवानाम प्रिय प्रियदसी कहते हैं, यानी देवताओं का प्रिय। उनका असली नाम अशोक तो सिर्फ मस्की और गुजरात जैसी कुछ जगहों पर ही मिलता है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? ये अपनी सत्ता को एक नैतिक और दैवीय आधार देने का तरीका था। लेकिन ये वो आधार नहीं था जो कहता हो मैं राजा हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। अच्छा। ये कह रहा था मैं देवताओं का प्रिय इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखता हूँ और धर्म का पालन करता हूँ। यानी सत्ता का आधार बल नहीं बल्कि कर्तव्य था। सही है। तो ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। एक ऐसा राजा जो नैतिकता, सहिष्णुता, लोक कल्याण को अपने शासन का केंद्र बनाता है। लेकिन अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। ये सब आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि आज हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनसे शायद अशोक का साम्राज्य जूझ रहा था। सामाजिक विभाजन, अलग अलग समुदायों के बीच तनाव, शासन में नैतिकता की कमी, बढ़ती असमानता। बिल्कुल। अशोक का धम्म मॉडल हमें एक रास्ता दिखाता है। उन्होंने जबरदस्ती की जगह लोगों को प्यार और नैतिकता से समझाने पर जोर दिया। इसे आज की दुनिया में सॉफ्ट पावर का सबसे पुराना और शायद सबसे असरदार उदाहरण माना जा सकता है। मतलब धम्म सिर्फ एक आदर्शवादी सपना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल राजनीतिक टूल था। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा टूल जो इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एक साथ रखने के लिए बनाया गया था। अशोक जानते थे कि तलवार के जोर पर बनाया गया साम्राज्य तलवार उठते ही बिखर सकता है। लेकिन अगर साम्राज्य एक साझा विचार, एक साझा नैतिकता पर बना हो तो वो ज्यादा टिकाऊ होता है। धम्म यही साझा विचार था। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। अगर ये मॉडल इतना शक्तिशाली और व्यवहारिक था तो मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? अशोक की मृत्यु के 50 साल के भीतर ही ये महान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद और शिक्षाप्रद हिस्सा शुरू होता है। इसके कई कारण दिए जाते हैं। सबसे पहला और आसान जवाब है अयोग्य उत्तराधिकारी। अच्छा। अशोक के बाद जो राजा आए उनमें वो काबिलियत या दूरदर्शिता नहीं थी कि इतने बड़े सिस्टम को संभाल सकें। साम्राज्य के दूरदराज के हिस्से जैसे कश्मीर और गांधार उन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन क्या ये वाकई इतनी सीधी सी बात है? क्या इतना बड़ा मजबूत सिस्टम सिर्फ एक या दो नाकाबिल नेताओं की वजह से ढह सकता है, या फिर सिस्टम में ही कोई कमी थी? आपका सवाल बिल्कुल सही है। और यहीं पर दूसरा कारण सामने आता है, यानी अत्यधिक केंद्रीकरण, ज्यादा सेंट्रलाइजेशन। हाँ। मौर्य सिस्टम एक पहिए की तरह था जिसका केंद्र राजा था। हाँ।
सारे बड़े फैसले वहीं से होते थे। जब तक अशोक जैसा मजबूत और काबिल राजा केंद्र में था, पहिया घूमता रहा। अशोक के जाते ही केंद्र कमजोर हुआ और पूरा ढांचा बिखरने लगा। एक और थ्योरी आर्थिक संकट की ओर इशारा करती है। हाँ। कुछ स्रोत कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए 84,000 स्तूप बनवाए। जी, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कहा जाता है कि इससे शाही खजाना खाली हो गया और इसकी भरपाई के लिए जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ गया होगा। तो क्या ये अच्छे इरादों के दिवालियापन में बदलने का मामला था? ये भी एक संभावित कारण माना जाता है और आखिरी और सबसे ज्यादा बहस वाला कारण है हाँ। खुद अशोक की धम्म नीति। अच्छा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की अहिंसा की नीति ने साम्राज्य की सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया। धम्म विजय पर इतना जोर दिया गया कि उनके बाद के राजाओं ने साम्राज्य विस्तार या अपनी सीमाओं को मजबूत करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब वो बाहरी हमलों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक विरोधाभास नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अशोक का धम्म एक मजबूत सॉफ्ट पावर था और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि उनकी अहिंसा ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। हाँ, और यही इस विषय का सबसे जटिल पहलू है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। अशोक की नीति तब तक ही कारगर थी जब तक वो खुद मौजूद थे। उनके नैतिक अधिकार का वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन उनके बाद जब शासक कमजोर हुए तो यही नीति एक बोझ बन गई। जो सॉफ्ट पावर थी वो सैन्य कमजोरी के तौर पर देखी जाने लगी और नतीजा ये हुआ कि अशोक का ये महान प्रयोग, जैसा कि स्रोतों में कहा गया है, एक त्रासदी में समाप्त हो गया। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अशोक और उनके धम्म से क्या बड़े सबक ले सकते हैं? पहला सबक तो यह है कि अशोक सिर्फ एक महान विजेता या राजा नहीं थे, वो एक राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने दिखाया कि शासन सिर्फ कानून और व्यवस्था का नाम नहीं है, बल्कि इसका एक नैतिक आयाम भी होता है। सही है। दूसरा, उनका धम्म सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि अनेकता में एकता लाने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला था। उन्होंने दिखाया कि नैतिक अधिकार सैन्य अधिकार से कहीं ज्यादा टिकाऊ हो सकता है अगर उसे सही तरीके से लागू किया जाए। और तीसरा, उन्होंने उस तीसरी दुर्लभ श्रेणी के शासक का प्रतिनिधित्व किया जो अपनी प्रजा को जीतना नहीं बल्कि उनका दिल जीतना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक परेशान करने वाला विचार भी है। अशोक की मौत के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया और उनकी धम्म की नीति को लगभग 2000 सालों तक भुला दिया गया। और यही वो सवाल है जो आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। नैतिकता पर आधारित इतना शक्तिशाली शासन मॉडल आखिर खुद को जिंदा क्यों नहीं रख पाया? क्या ये सिर्फ कमजोर उत्तराधिकारियों की गलती थी या इस मॉडल में ही कोई ऐसी कमी थी जो इसे बाहरी दुनिया के यथार्थ से लड़ने में अक्षम बनाती थी? और ये आज नैतिक शासन स्थापित करने के हमारे प्रयासों के लिए क्या सबक देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इतिहास में नहीं बल्कि अपने आज में खोजना होगा। खुशियों का चमकता सितारा डायमंड पॉइंट है सबसे प्यारा। लाइक कर दो अगर बात पसंद आए, सब्सक्राइब करो ताकि साथ रह जाए, शेयर करना मत भूलना यार, डायमंड पॉइंट को मिले आपका प्यार।